हेलो श्रवण, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्रांतीय प्रशासन देखने वाले हैं, वो भी सल्तनत टाइम का। तो शुरू करते हैं। इक्ता यानी कि अक्ता अरबी भाषा का एक शब्द है। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की है। इल्तुतमिश ने इसे ठोस यानी कि संस्थागत रूप प्रदान किया है। प्रांतों को इक्ता या विलायत कहा जाता था। इक्ता का प्रधान जो है मुख्ती, वली, नज़ीम, नायब या इक्तादार आदि के नाम से जाना जाता था। मुख्ता या बली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त कर संग्रह तथा न्यायिक कार्य भी करने पड़ते थे, अतः उन्हें अधिक स्वायत्तता भी प्राप्त थी। इक्तादार या मुख्ता को आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सेवा व सहायता भी देनी पड़ती थी। इल्तुतमिश इक्तादारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी करता था। इक्ता वास्तव में स्थानांतरणीय भू राजस्व अधीन यास थे। बलबन ने भी जिन अक्ताओं से राजस्व नहीं मिल रहा था, उन्हें खालसा में क्या कर लिया था, मिला लिया था। तो ये था। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के विस्तार के लिए वंशानुगत जागीरों एवं एकताओं का अधिग्रहण कर उन्हें खालसा भूमि में मिलाने की कोशिश की एवं एकता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई। 1279 में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की सर्वप्रथम नियुक्ति इक्तादारों के साथ की, ताकि वे इक्ताओं की आय व्यय का क्या कर सके, सही हिसाब रख सके व इक्तादारों के भ्रष्टाचार को रोक सके। इस प्रकार उसने प्रांतों में क्या कर दिया, द्वैत शासन की स्थापना कर दी। तो ये सब काम किसने किया था, बलबन ने किया था। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इक्ताओं में सुल्तान का हस्तक्षेप चरम सीमा तक पहुंच गया। फिरोज तुगलक के समय भूमि अनुदान के रूप में सैनिकों को वेतन देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। ये भूमि अनुदान वजह नाम से जाने जाने लगे एवं इक्तादारों को वजहदार कहा जाने लगा। किस समय, फिरोज शाह तुगलक के समय। लोधी शासकों के समय मुक्ता या वली को केवल अ, वजहदार ही कहा जाने लगा। मवाजिब की बात करते हैं तो सैनिकों को परिश्रमकों के रूप में कृषि योग्य भूमि मवाजिब भी कहलाती। तो ये सारी व्यवस्था स्थानीय व्यवस्था है, प्रांतीय व्यवस्था है ये सारी की सारी। आगे देखते हैं। लोधी काल में इक्ता का हस्तांतरण अपवाद रूप में ही होता था, किंतु शेर शाह सूरी ने इक्ता को हस्तांतरणीय बना दिया। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो इक्ता या प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया। जिलों को शिक कहा गया। जिलों को क्या कहा गया, शिक कहा गया। शिक की स्थापना सबसे पहले बलबन ने 1279 ईस्वी में की। शिक का प्रशासक शिकदार कहा जाता था। शिकों को परगनों में बांटा गया। प्रत्येक परगने में आमिल एवं मुंसिफ या मुशरिफ नामक अधिकारी होते थे। आमिल प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था। मुंसिफ राजस्व विभाग का प्रधान होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव के अधिकारी चौधरी खुद मुकद्दम आदि वंशानुगत होते थे। ये शासन को लगान वसूल करने में मदद करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके विशेषाधिकार छीन लिए थे। अब राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं तो सल्तनत काल में 5 प्रकार से कर लिए जाते थे। पहला है उश्र। उश्र मतलब तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। मुस्लिम कृषकों की भूमि उर्शी कहलाती थी। प्राकृतिक साधनों से सिंचाई हो, वहां से 10% एवं कृत्रिम साधनों से सिंचाई हो, वहां 20% लिया जाता था। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जो उपज का 1/3 या 1/2 होता था। खराज न देने वाले क्षेत्रों को मवास मावस घोषित किया जाता था एवं दंड दिया जाता था। ज़कात की बात करते हैं तो ज़कात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर, उनकी संपत्ति के 2
2 सही 1/2% यानी कि 40वां भाग की दर से लिया जाता था। निसाब जो है संपत्ति का वो है न्यूनतम मात्रा जिससे अधिक संपत्ति होने पर ज़कात देना पड़ता था। जज़िया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जिसके बदले उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होती थी व सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। पहले जजिया जो है भू-राजस्व के साथ वसूला जाता था, लेकिन बाद में फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम ये इसको क्या कर दिया पृथक रूप से वसूला जाने लगा जजिया। तो ये एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मतलब हिंदुओं से और भी जो भी धर्म वाले हैं उन सबको देना होता था। आगे देखते हैं स्त्रियाँ, बच्चे, साधु और पागल और भिखारी इन सबसे मुक्त थे। तो स्त्रियाँ कैसे दे पाएँगी? बच्चे कैसे दे पाएँगे? तो ये सब अधिकांश समय ब्राह्मण भी जजिया से मुक्त थे, परंतु फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया जो है वसूलना प्रारंभ किया था। भारत में सर्वप्रथम जजिया जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध में 712 ईस्वी में वसूला गया था। लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार जजिया की 3 वार्षिक दरें थी, 48 दिरहम, 24 दिरहम और 12 दिरहम। 5वां देखते हैं खुम्स था। माल-ए-गनीमा ये लूट तथा भूमि में गड़े खजाने में राज्य का 1/5 यानी कि 20 हिस्सा होता था और शेष जो है 4/5 ये जो है भाग पर सैनिकों या खजाना ढूँढने वालों का अधिकार हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने खुम्स का यानी कि 4/5 स्वयं कर लिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक और खिलजी ने ये किया था। 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने जो खुम्स है वो 4 बटा भाग स्वयं रखा और 20% जिन्होंने ढूँढा उनको उनके लिए जो है रखा, यानी कि 1/5। फिरोज़ तुगलक ने इस्लामी परंपरा के अनुसार पुनः केवल 1/5 भाग खुम्स के रूप में राज्य के लिए लिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा नहीं लिया। तो ये सिकंदर लोदी ने तो गड़े हुए बिल्कुल भी नहीं लिए। सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार में रहने वाली भूमि खालसा कहलाती थी। सुल्तान की निजी आय खालिसा एवं इमलाक होती थी। तो सुल्तान की कुछ निजी भी होती थी और जो जब वो शासन कर रहा है तो सरकार की होती थी उसको खालिसा कहते थे और निजी को खालिसा या इमलाक हुआ करती थी। इजारेदारी या मुकाता व्यवस्था सर्वप्रथम खालसा भूमि पर ही लागू की गई। खालसा भूमि का राजस्व आमिल नामक अधिकारी सीधे केंद्रीय खजाने में जमा करता था। ठेकेदारी पर राजस्व वसूली को मुक्ता या इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। लोधी शासकों के समय मुक्ता को वजहदार कहा जाने लगा। भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। पैमाइश के बदले जो है ज़रीवाना यानी कि भूमि सर्वेक्षण शुल्क लिया जाता था। बिस्वा भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी। बिस्वा बीघा का 1/20वां भाग होता था और अधिशेष जो है भू राजस्व फाजिल या फवाजिल कहलाता था। आव-वाव, अतिरिक्त कर, उपकर, अन्य प्रकार के कर जैसे गृह कर, चारागाह कर, सिंचाई कर आदि। खिदमती, अधीनस्थ, पराजित, भारतीय राजाओं से प्राप्त खराज, तरकात, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी छोड़े हो जाती थी तो उसकी संपत्ति को सरकारी कोष में जमा कर लिया जाता था, उसे तरकात कहा जाता था। जिहाद क्या है? निर्धारित करों के अतिरिक्त देय एक अन्य कर। सुल्तान काल में कृषक ही भूमि के स्वामी होते थे। राजा या जमींदारों को केवल उपज का हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त था। किस्मत एक होती। दिल्ली सल्तनत काल में मुकद्दम चौधरी खुत जैसे मध्यस्थ वर्ग किसानों से उपज का कुछ हिस्सा लेते थे, जिसे किस्मत एक खोती कहा जाता था, जबकि हुक एक खोती जिन्हें राज्य द्वारा
लगान वसूली के बदले पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। हक एक होती नकद नहीं मिलता था बल्कि कर मुक्त भूमि के रूप में दिया जाता था। खुद जो है गाँव का राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। मुकद्दम जो है गाँव का मुखिया होता था और चौधरी जो है 100 गाँव के परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। सल्तनत के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि रणाका भूमि कहलाती थी। नान कर भत्ते के रूप में अतिरिक्त लाभ या जमींदारों को दिया जाता था। सल्तनत काल में लगान नगद एवं अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था और इब्राहिम लोदी ने लगान खाद्यान्न के रूप में लेने का हुक्म दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पहली बार भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाकायदा भू राजस्व वसूल करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन के समय लगान बहुत सख्ती से वसूल किया जाता। यहाँ पर बर्नी लिखता है कि एक साधारण लगान अधिकारी खुद व चौधरी को पीट कर उसने लगान वसूल कर लिया था। सभी व्यक्ति लगान अधिकारियों से उस इतनी घृणा करते थे एवं उनको ज्वार से भी बुरा समझते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने को तैयार नहीं था। तो ये बर्नी लिखता है। अन्य सभी सुल्तानों ने अनुमान के आधार पर ही लगान निश्चित किया। इसे नस्क, मुक्ताई या कनकूद कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता तथा जागीरों के स्थान पर नगद वेतन देकर इक्ताओं के विस्तार पर रोक लगाई व खालसा भूमि का विस्तार किया। अलाउद्दीन ने प्रांतों से अधिशेष भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए हजारों की संख्या में आमिल, मुश्तरिफ, मुहासिल, गुमश्ता, नवसिंध यानी कि लिपिक एवं सरहंग नामक अधिकारी क्या किए थे? नियुक्त किए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि पैमाइश को त्याग कर पुनः बटाई के आधार पर लगान वसूल किया तथा ये आदेश दिया कि भू राजस्व का एक साल में 1/10 और 1/11 ही बढ़ाया जाए। उसने चौधरी खुत व मुकद्दमों को उसके अधिकार वापस कर लिए। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार करते हुए बली उल खराज नामक नए पद का गठन करके बली एवं मुक्ता अमीर पद को पृथक किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य के संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने अलाउद्दीन की पूरी तरह की पैमाइश के आधार पर लगान लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को संधार एवं या तकाबी ऋण भी प्रदान किए थे। तकाबी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता था। ये ऋण जो है चौधरी एवं मुकदमों के माध्यम से लिया जाता था जो ऋण के गारंटर भी होते थे। फिरोज तुगलक ने इक्ता को पुनः वंशानुगत करके उसके हस्तांतरण पर रोक लगा दी। फिरोज ने सैनिकों को वेतन के बदले जागीर या भूमि अनुदान देना फिर से शुरू किया। फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक जो है इक्ता भूमि अनुदान प्रदान किए गए थे। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हाब ए शर्ब लगाया। उसने कृषि के विकास के लिए पूर्वी पंजाब में राजवाही और उल्लुग खानी नामक 2 नहरें खुदवाई थीं। आगे देखते हैं फिरोज ने तकाबी को अपने वजीर खान ए जहां तेलंगानी कहने पर क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। उसने उलेमाओं से सलाह लेकर सिंचित भूमि पर हक ए शर्ब लिया जो आज का 10% होता था। फिरोज तुगलक ने खराज, जजिया, जकात, खुम्स को छोड़कर बाकी सभी करों को हटा दिया। फिरोज ने खराज वसूलने में भी मध्यम मार्ग क्या किया था? अपनाया था। सिकंदर लोदी ने खादानों पर जो है जकात हटा दिया था। प्रांतों में बही खातों की जांच के लिए साहिब ए दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति की और यह केंद्र को सूचनाएं देता था। तो ये था आज का सैनिक वाला जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको कोड लगाना होगा एकता नेट करके। तो आपके जो है क्लासेस
आपको पेड ये वाला कोड लगाएँगे तो आपको पेड अगर लेनी है तब आप लगाएँगे, वरना आप वहाँ पर भी फ्री में देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट की, वो भी अच्छे से डिस्कस करते हुए आप वहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एकता नेट करके जो है आप क्या कर सकते हो, कोड ज़रूर से लगाइएगा यही वाला, और उसके अलावा आपका सारे कोर्स जो है यूजीसी नेट के वो खुल जाएँगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब